हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RIBA Pro। मैं हूं आपकी दोस्त इस चैनल की होस्ट RIBA Pro and here I am to guide you through your educational journey. So let's start. Today in the series of gender jurisprudences, we will be talking about the Prohibition of Child Marriage Act. Basically, ये act जो कि child marriage को करने कराने से रोकता है, ये 2006 में आया था एंड ये एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है जो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ने लिया एक सीरियस इश्यू को टैकल करने के लिए, जो कि है चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। इंडिया में अक्सर क्या होता था, बच्चों की ही शादी करा दी जाती थी बहुत ही कम उम्र में, जब वो नाबालिग है, जब उन्हें ज्यादा समझ नहीं है। और इससे होता क्या था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती थी, स्पेशली फीमेल्स के लिए, हेल्थ वाइज, एजुकेशन वाइज एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। सो चाइल्ड मैरिज एक बहुत ही डीपली रूटेड प्रैक्टिस है इंडिया में, प्रैक्टिस थी इंडिया में, हम कह सकते हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में, गांव वाले इलाकों में, जहाँ सोशियो कल्चरल नॉर्म्स की वजह से, ट्रेडिशन की वजह से, पॉवर्टी, गरीब है, लड़की को पाल नहीं सकते हैं, ज्यादा उसके ऊपर खर्चा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उसकी शादी करा दी। या फिर जेंडर इनइक्वालिटी को देखते हुए कि गर्ल है, हमारे रिसोर्सेज खराब होंगे, वेस्ट होंगे, हम इसके ऊपर रिसोर्सेज क्यों लगाएं, ये सब सोच के उसकी शादी करा दी। So historically, child marriage was often seen as a way to secure, family's social standing and economic stability, especially for girls. तो अपना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या उस तरह से फैमिली का सोशल स्टैंडिंग कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, ये सोच के बेटी की शादी करा दी जाती थी। तो डिस्पाइट इट्स परसिस्टेंस, द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ चाइल्ड मैरिज हैज बीन वेरी लॉन्ग रिकॉग्नाइज। सबको पता था कि इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी है, स्पेशली गर्ल्स को लेके, अर्ली प्रेगनेंसीज, जब उनको खुद को संभालने की समझ नहीं है, वो बच्चे संभाल रहे हैं, और पैसे नहीं है बट बच्चे भी कर रही है, पॉवर्टी की साइकिल चलती जा रही है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तरह की चीजें होती रहती थी। तो इसी के चलते ये एक्ट आया, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, जहाँ पे इन चीजों को रोकने के बारे में डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने, एंड फाइनली इट वाज passed in 2006. So let's see इस एक्ट के क्या प्रोविजंस रहे, ये क्यों आया, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, we will see all these details. So, the Prohibition of Child Marriage Act 2006 was enacted to prevent child marriages in India and ensure the protection of children from the harmful consequences of such marriage. तो यही है, ये एक्ट 2006 में आया ताकि चाइल्ड मैरिजेस को रोका जा सके एंड ये इंश्योर करा जा सके कि बच्चों की हेल्थ पे असर ना पड़े, इस मैरिज के हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस से बच्चे बचे रहे, इस तरह की चीजें बच्चों के साथ ना हो। If we talk about objective, the main objective of this act is to eliminate the practice of child marriage. Child marriage की practice को totally खत्म करना, which often results in negative consequences like lack of education, early pregnancies, health risk, economic dependency, particularly for girls. So usually girls के लिए बहुत negative consequences होते हैं क्योंकि वो economically दूसरे के ऊपर depend हो जाती हैं, early pregnancies, health risk, बहुत सारी चीजें, पढ़ भी नहीं पाती हैं, बहुत problems उन्हें आती हैं। The law reflects the government's effort to align with India's constitutional principles of child welfare and social justice. तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल में एक प्रिंसिपल दिया हुआ है चाइल्ड वेलफेयर एंड सोशल प्रैक्टिस का, सोशल जस्टिस का, उसको पूरा करते हुए ये एक्ट लाया गया। अगर हम हिस्टोरिकल एफर्ट्स की बात अगर हम हिस्टोरिकल एफर्ट्स की बात करें, तो कॉलोनियल पीरियड से, ब्रिटिशर्स के टाइम से ही कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाए गए ताकि इस चाइल्ड मैरिज वाली प्रैक्टिस को रोका जा सके। एफर्ट्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज डेट बैक टू ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। वन ऑफ द फर्स्ट लीगल स्टेप्स टेकन वाज द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। 1929 में पहला एक्ट पास हुआ था, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, जिसे हम सारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। एंड इस लॉ के चलते जो एक मिनिमम एज सेट की गई थी मैरिज के लिए, वो थी 14 फॉर गर्ल्स एंड 18 फॉर बॉयज। सो हाउएवर इन्फोर्समेंट बहुत वीक था, प्रैक्टिस चलती रही, स्पेशली गांव वाले इलाके में। इसके बाद इंडिपेंडेंस 1947 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने फिर गारंटी किया कि नहीं, हम इक्वालिटी देंगे, राइट टू एजुकेशन देंगे सब सिटीजन्स को, और इसके चलते फिर से आर्टिकल 39F के अंडर
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर एक्सप्लॉयटेशन एंड इंश्योरिंग देयर डेवलपमेंट, बच्चों के लिए कि उनका कुछ भी शोषण ना हो, उनकी ग्रोथ चलती रहे, डेवलपमेंट होती रहे। सादा एक्ट को थोड़ा चेंज किया, मॉडिफाई किया गया, और लीगल एज जो मैरिज की है वो बढ़ा के गर्ल्स के लिए 18 कर दी गई एंड 21 कर दी गई बॉयज के लिए। लेकिन वही था कि एनफोर्समेंट रिमेन्ड अ चैलेंज, इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाना एक स्टिल बहुत ही बड़ा चैलेंज था। अगर हम बात करें कि क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से चाइल्ड मैरिज एक्ट लाना पड़ा, सॉरी प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज को रुकवाया जाए ऐसा एक्ट लाना पड़ा, तो ये कुछ फैक्टर्स रहे। परसिस्टेंट प्रैक्टिस, कितने भी लीगल रिफॉर्म्स आए, सादा एक्ट आया, इंडिपेंडेंस के बाद सादा एक्ट को इतनी बार मॉडिफाई किया गया, लेकिन चाइल्ड मैरिज कंटिन्यू टू बी प्रिवेलेंट इन इंडिया। एंड अकॉर्डिंग टू 2001 census, if we say, nearly 40% of all marriages involved underage girls, जितनी भी मैरिजेस हो रही थी उसमें 40% ऐसा था कि अंडर एज गर्ल्स ही थी, और ये 2001 का सेंसस है, जबकि पहला एक्ट 1929 में आया था। So this alarming figure indicated the need, for a very stronger legislation or strong laws चाहिए जिसका enforcement mechanism भी strong हो। Next is health and education concerns. So research showed that child brides are often suffering from serious health risks. क्यों? क्योंकि early pregnancies हो जाती है, they are deprived of educational and economic opportunities as well। तो इस वजह से उनको बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई का भी ज्ञान नहीं है, इकोनॉमिकली भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, और हेल्थ का भी अपना ख्याल नहीं रख पाती है। तो द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कि चाइल्ड मैरिज को एलिमिनेट करना जो है, ये सिग्निफिकेंटली क्या करेगा, गर्ल्स का एक्सेस को इम्प्रूव करेगा टू एजुकेशन एज वेल एज डेवलपमेंट। थर्ड इज इंटरनेशनल एप्लीकेशन। सो वी ऑल नो दैट इंडिया सिग्नेटरी रहा है बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस को लेके, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, या फिर कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन। तो अगर वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस का सिग्नेटरी रहा है तो एक ऑब्लिगेशन बन जाता है कि दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, which also includes of course the child marriage। तो ये सारी चीजें उसके अंडर आ जाती हैं। हेल्थ रिस्क हो गए, एजुकेशनल बैरियर्स हो गए, देन द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। क्योंकि क्या हो रहा है, चाइल्ड मैरिज से एक पॉवर्टी की साइकिल चलती ही जा रही है ना। चिल्ड्रन हु आर बोर्न टू चाइल्ड राइट्स, जो ऑलरेडी खुद ही बालिका वधु है, उनके जो बच्चे हो रहे हैं वो भी इम्पोविश्ड कंडीशंस में पैदा हो रहे हैं, इतना खाने का कुछ नहीं है, या फिर लिमिटेड एक्सेस है एजुकेशन के लिए भी, हेल्थ के लिए भी। तो एक साइकिल ऑफ पॉवर्टी, तो ये सब चीजें इसके अंडर आ जाती हैं। अब अगर हम की प्रोविजंस की बात करें कि इस एक्ट के की प्रोविजंस क्या रहे हैं, तो फर्स्ट था कि एज ऑफ मैरिज जो है, जो चिल्ड्रन के लिए एज ऑफ मैरिज है वो सेट कर दी गई थी कि जब तक बच्चा, स्पेशली गर्ल्स 18 साल की नहीं हो रही है और बॉयज 21 साल के नहीं हो रहे हैं, उनकी शादी नहीं कराई जा सकती। ये लीगल एनफोर्समेंट से एज सेट हुई। देन पनिशमेंट फॉर चाइल्ड मैरिज, एनी एडल्ट मेल who marries a girl under 18 years can face imprisonment of up to 2 years or a fine of up to rupees 1 lakh or both। तो अगर कोई एडल्ट मेल 18 साल से छोटी बच्ची से शादी करता है तो उसको जेल हो सकती है 2 साल तक की, या उसको 1 लाख फाइन भी देना पड़ सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। देन persons solemnizing or abetting child marriage are also punishable under the law। जो लोग शादी करवा रहे हैं, चाइल्ड मैरिज करा रहे हैं, उनको भी सजा मिल सकती है लॉ के अंडर। पेरेंट्स और गार्डियंस हु आर इन्वॉल्वड इन अरेंजिंग अ चाइल्ड मैरिज आर इक्वली पनिशेबल। जो घर वाले, पेरेंट्स जो भी करा रहे हैं चाइल्ड मैरिज, उनको भी सजा मिल सकती है। Next was child marriage prohibition officers. So this act provides for the appointment of child marriage prohibition officers who are responsible for preventing child marriages and ensuring the law is upheld। तो क्या करता है ये एक्ट प्रोवाइड करता है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है, जिनका काम ये है कि वो चाइल्ड मैरिजेस को होने से रोके, और अगर ऐसा कुछ होता है तो लीगल एक्शन ले अगेंस्ट द वॉयलेटर्स। सो दीज ऑफिसर्स आर बेसिकली टास्क विद मॉनिटरिंग एरियाज वेयर चाइल्ड मैरिजेस आर प्रिवेलेंट। जहाँ जहाँ जिन जिन एरियाज में चाइल्ड मैरिजेस ऑफन होती हैं, तो वहाँ पे उन्हें तैनात कर दिया जाता है कि आप ये देखते रहो, ऐसा कुछ हो तो ही नहीं रहा है, मॉनिटर करते रहो। एंड यू ऑल्सो हैव दे ऑल्सो हैव टू कंडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम्स। they also have to conduct the awareness programs, और कुछ भी ऐसा होता है तो they have to report any attempts to organize such marriages। जहाँ भी ऐसी मैरिजेस हो रही है उन्हें रोकना होता है, ये सब यही उनका काम होता है। void and voidable marriages। so basically voidable marriage वो होती है, a child marriage
which can be annulled by the court if the child files a petition within 2 years of attaining majority. Suppose किसी बच्ची की या लड़के की चाइल्ड मैरिज हो गई है और 2 साल में वो हो जाता है, मतलब माइनर से मेजर बन जाता है, मतलब मैच्योर हो जाता है। तो उस टाइम पे वो 2 साल के अंदर अगर पिटिशन फाइल करता है तो उस चाइल्ड मैरिज को खत्म किया जा सकता है। कोर्ट उसको बोल सकता है कि ओके दिस मैरिज विल नॉट बी कंसिडर्ड। एंड वॉइड मैरिज क्या होती है? मैरिजेस इन्वॉल्विंग ट्रैफिकिंग और फोर्सफुल अबडक्शन ऑफ चिल्ड्रन कंसिडर्ड वॉइड फ्रॉम द आउटसेट। तो कुछ शादियां ऐसी होती हैं जो बच्चों को किडनैप करके इधर से उधर उनका ट्रैफिकिंग करके उस तरह से करा दी गई है जबरदस्ती। तो उसको भी कोर्ट जो है, अगर पकड़ा जाता है तो कोर्ट उसको वॉइड मैरिज कंसिडर कर सकता है, उसकी कोई मान्यता नहीं रहती है। तो यही होता है, कोई भी चाइल्ड मैरिज जिसमें किडनैपिंग हुई है, ट्रैफिकिंग हुई है, जबरदस्ती करा दी जाती है, तो दैट इज कंसिडर्ड वॉइड फ्रॉम द आउटसेट, मतलब कि शादी कभी लीगली एग्जिस्ट ही नहीं करी है, इसका मतलब ये हो जाता है। और वॉइडेबल मैरिज क्या है? वॉइडेबल मैरिज जो अ, मतलब एक बच्चे ने खुद ही एनएलमेंट डाल दिया है कि मतलब जैसे ही वो एडल्टहुड में आया, सपोज 16 साल में उसकी शादी हो गई थी और 18 साल के वो होने वाले हैं, तो 18 साल के होते ही वो एक मेजोरिटी, एक वो लीगल एडल्टहुड में आ गए, है ना? तो बेसिकली वॉइडेबल मैरिजेस गिव द young people the right to make their own decisions about their marital status once they are of that age, है ना? कि उन्हें कंसिडर करनी है या नहीं करनी है, कोर्ट उसका डिसाइड कर देता है। Then maintenance and custody. In cases where child marriages is annulled, the court may order the male party to pay maintenance to the girl and provide for the custody of children born out of the marriage. Suppose मैरिज को कोर्ट ने एनल्ड तो कर दिया, उसको बोल दिया कि ओके दिस मैरिज विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो ऐसे केसेस में लेकिन जो गर्ल है वो तो बहुत इकोनॉमिकली और अदरवाइज भी डिपेंडेंट हो चुकी है, तो मेल पार्टी जो है उसको उस गर्ल के लिए मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और अगर कोई बच्चे भी इस मेहनत से पैदा हुए हैं तो उनका कस्टडी भी गर्ल को ही दिया जाता है। Protection measures. The Act empowers courts to issue injunctions to stop a child marriage from taking place if there is information about such an event being planned. अगर कोर्ट कहीं से भी पता चलता है कि ऐसा इवेंट प्लान किया जा रहा है तो ये कोर्ट जो है पावर देती है इस एक्ट के तहत कि यू हैव टू स्टॉप सच मैरिजेस फ्रॉम टेकिंग प्लेस। तो यही चीज इसमें बताई गई है कि इंजंक्शंस, बेसिकली इंजंक्शंस का मतलब है लीगल ऑर्डर्स, राइट? तो यही है। और अगर पता चलता है कि ऐसे लीगल ऑर्डर्स वायलेट किए जा रहे हैं तो वायलेटर्स आर ऑफ कोर्स सब्जेक्टेड टू इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन्स। इम्प्रिजनमेंट हमने देखी थी 2 साल तक की होती है और फाइन 1 लाख तक का होता है। तो यही है, इसी तरह से ये एक्ट एम्फसाइज करता है बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखना, स्पेशली गर्ल्स को, ensuring that they are not forced into marriage before they reach the adulthood, right? And it also of course safeguards the rights to their education and personal development, क्योंकि इस तरह से अर्ली मैरिज की वजह से उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है, एजुकेशन भी अटेन नहीं कर पाते क्योंकि घर की जिम्मेदारी इतनी आ जाती है, डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। तो यही चीज इसमें बताई गई है। अब अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, मतलब बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि बच्चों के राइट्स को बुला के बचा के रखता है, जेंडर इक्वलिटी भी कहीं ना कहीं इससे आती है, जेंडर गैप एजुकेशन और इकोनॉमिक में पार्टिसिपेशन में अगर कहे तो वो घटता है, क्योंकि गर्ल्स को भी हम एम्पावर कर रहे हैं, उन्हें इतना टाइम दे रहे हैं कि वो अपनी लाइफ का कंट्रोल ले पाए। और पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स भी, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसीज को हम रिड्यूस कर देते हैं और उसके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है उसे भी हम कंट्रोल कर पाते हैं, इसलिए ये एक्ट इम्पोर्टेंट है। So that's all about this app. And I hope you like the video. Thanks a lot for watching. If you like, do give it a, if you think it helped you, do give it a like, share it with your friends, and subscribe to our channel. Thank you.